हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया था। अब हमारा टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी सर्किटरी एनालिसिस करी है वो क्या है थी, डायरेक्ट करंट के बेस पे थी। अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आएगी कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। एसी, इसको एसी रिप्रेजेंट करते हैं। एसी जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वजूद में पहले एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एग्जिस्टेंस पहले वोल्टेज का आता है, उसके बाद अगर सर्किट कंप्लीटेड है तो वहाँ पे करंट डेवलप होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। मतलब अगर ये एक I0 वैल्यू पे है तो वो I0 पे ही रहेगा, टाइम चाहे जितना बढ़ जाए। तो ये आपका DC के लिए है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग AC के लिए। AC को हम लोग बाई डायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। बाई डायरेक्शनल करंट, और मोस्टली इसी को यूज़ किया जाता है और निकोला टेस्ला को इसका फादर कहा जाता है। मोस्टली हमारे घरों में हर जगह पे ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ होता है, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा कैमरा, लैपटॉप, इन सब में इसी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं डीसी के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ मोस्टली प्रेफर्ड। ठीक है। स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा था तो मोस्टली डायरेक्ट करंट ही था, लेकिन बाद में निकोला टेस्ला ने एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, नया इन्वेंशन डेवलप किया, जिसको उन्होंने दुनिया के सामने लाया। तो दैट वाज योर ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि डीसी से डायरेक्ट करंट के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतर था कई सारे मायनों में। ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट बार बार अपनी पोलैरिटीज़ को चेंज करता है। मान लो ये आपकी टाइम एक्सिस है और ये आपकी करंट एक्सिस है। तो ये 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। जिस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है उसको बोलते हैं पीक वैल्यू, या I0 कह सकते हो। इस वैल्यू को बोलते हैं I0, जिसको बोला जाता है पीक वैल्यू, या कहें कि ये पॉजिटिव है। ठीक। 0 से पीक पे गया, फिर वापस आया, फिर 0 पे हो गया, फिर ऐसे घूम के आया, फिर 0 पे हो गया, नेगेटिव पीक है ये, फिर 0 पे हुआ, फिर मैक्सिमम पे गया, ऐसे ही अल्टरनेटली घूमता रहता है। ठीक। इंडिया में जो भी करंट इस्तेमाल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब, देखो, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो रही है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। आप लोग हेडिंग डाल लो, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। डेवलप तो पहले वोल्टेज होगा ना, जिसे कहें कि जनरेशन ऑफ AC EMF। ठीक है। 3 चीज़ें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, EMF कह लो, वोल्टेज कह लो। ठीक। जैसे मान लो 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक AC वोल्टेज, एक AC EMF, और एक आपका AC वोल्टेज, एक AC करंट। ये है, मान लो ये एक नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है। ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जा रही है। मान लो इसमें कोई कॉइल रखा हुआ है, ऐसे इसमें कोई कॉइल रखा है जो कि यहाँ से किसी लोड मतलब जहाँ पे पावर कंज्यूम हो रहा हो, ये पावर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, मान लो ये किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक। अभी क्या है कि ये एकदम ऐसे इमेजिन करिए, द प्लेट इज़ लाइक दिस। ठीक। अभी कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, तो अभी पे इनिशियल कंडीशन में फ्लक्स कितना होगा, 0। अब इसको क्या करेंगे, हमने रोटेट करना शुरू किया। क्या किया, इसको हमने ऐसे रोटेट कराया। तो अभी इनिशियली ये ऐसे है, जब रोटेट कराया
तो क्या होगा, जब इस कॉइल के अबाउट फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसमें एक जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इस सर्किट में एक क्लोज्ड पाथ तो है ही है। इसमें क्या डेवलप होगा, आपका एक करंट डेवलप होगा। ठीक, जैसे ऐसे गए, देखो ये आपका पूरा पाथ है, अभी क्या है 0 पे है, ये हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं और ये टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए है, अभी इनिशियली क्या है 0 पे है, अभी जैसे जैसे उठना शुरू होगा वैसे वैसे इसका वोल्टेज भी उठना शुरू होगा। जैसे जैसे उठना शुरू होगा ऐसे, जब मैक्सिमम कब होगा, जब ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिल जाएगी आपको। ये आपकी क्या होगी, मैक्स, ई मैक्स। अब ये ऐसे है, अब ये पलटना शुरू होगा तो देखिए फ्लक्स टकराना भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एक फाइनली आगे एक पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइड में जाएगा और फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर एक मैक्स नेगेटिव पीक पे पहुंचेगा। अब भाई ऐसे था, ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, ठीक, यहाँ तक तो ये साइकिल कंप्लीट हो। अब ये नेगेटिव साइड जाएगा तो ऐसे होगा, फिर ये ऐसे घूमना शुरू करेगा तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव पीक हो गया और ये नेगेटिव पीक हो गया। एक कंप्लीट साइकिल को हमने डिफाइन कर दिया। जैसे मान लो ये हमारा हाफ साइकिल है और यहाँ तक हमारी फुल साइकिल है। टी है आपका टोटल टाइम पीरियड, जितनी देर में वो एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक, तो करंट या वोल्टेज या ईएमएफ को लिखने के तरीके बताते हैं आपको। आपका V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। SHM का ग्राफ दिख रहा है आपको, आप लोगों ने क्लास 11th में बखूबी पढ़ा होगा इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए जैसे पेंडुलम क्या करता है, अगर सोचे ये मीन पोजीशन है तो मीन से पहले क्या होता है, धीरे धीरे एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस आता है, फिर लेफ़्ट एक्सट्रीम पे जाता है और फिर वापस आता है। देखिए ना, 0 से उठा एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पे आया 0 पे, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पे आया। तो एक साइकिल कंप्लीट होती है। इसी तरह से ईएमएफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी, और इसी तरह से हम लोग करंट को डिनोट कर सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा V0 हो चाहे E0 हो चाहे I0 हो, ये तीनों क्या हैं, पीक वैल्यूज़ हैं, पीक वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज कॉमा EMF एंड करंट। ठीक, ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, टी क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस टाइम है। अच्छा, अब हम लोग देखिए बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ करंट की। अब हम लोग बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ करंट की। तो देखिए मीन वैल्यू ऑफ करंट होती क्या है, बेसिकली इसमें एक कैलकुलेशन होता है। जैसे बोले कि मीन वैल्यूज़ ऑफ I, V एंड E कैसे निकालते हैं, मीन या कहें और एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यूज़, तो देखिए किसी भी पैरामीटर का मीन या एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि एवरेज हमेशा, देखिए जैसे वाली कंप्लीट साइकिल है, ये यहाँ से गया ऐसे, जितना पॉजिटिव में इसने एरिया कवर किया है उतना ही नेगेटिव में कवर किया है, जितना मैक्सिमम पॉजिटिव में गया है उतना ही मैक्सिमम नेगेटिव में गया है। ठीक, तो इनका अगर एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकाला जाए, देखिए यहाँ तक क्या है, हाफ है, यहाँ तक क्या है, फुल है। एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज निकाला जाए, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट वन प्लस सेकंड वन डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों तो इक्वल और अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या ईएमएफ या वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे हाफ साइकिल कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बोले आई मीन की बात करें, आई एम की, आई एम में क्या होता है, ये तरीका होता है लिखने का। आप लोगों ने VRMS निकाला होगा, RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1/T/2, और 0 से लेके कहाँ तक जाना है, T/2 तक, और यहाँ से क्या लिख देना है I dt। ठीक, याद रखिएगा, आपने पढ़ रखा होगा बेसिक फिजिक्स, T = क्या होता है, 2π/ω, या ओमेगा बराबर क्या कह सकते हो, 2π/T। तो T की जगह हम ज़रा एक बार 2π/ω रखते हैं। इतना फिलहाल ज़रा आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग IM की जो वैल्यू निकालेंगे, हमें IM की वैल्यू मिलेगी 1/T की जगह क्या होगा,
2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ 2 कर लो, और 0 से कहाँ तक जाएगा, t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, और 2 ऑलरेडी था यहाँ वाला, ठीक। और यहाँ i की जगह क्या लिखेंगे, हमें पता है ना कि सिंस i बराबर होता है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो i की जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बस यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, इसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो पहले तो यहाँ से 2 से 2 काट दें, यहाँ से 2 से 2 काट दिए, तो आई एम बराबर कितना आएगा, ये पाई अपॉन 1 अपॉन पाई अपॉन ओमेगा बच रहा है, ओमेगा ऊपर जब जाएगा तो ऊपर की तरफ, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओमेगा अपॉन पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई ओमेगा, और आई नॉट यहाँ से कांस्टेंट है तो यू कैन टेक इट एज अ कॉमन। अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। अब अगर इंटीग्रेशन की एक चीज़ हम यहाँ पे याद करें तो इंटीग्रेशन क्या बताया था, साइन ऑफ ए एक्स क्या होता है, ये होता है साइन ए एक्स होता है माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, यही तो होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे कुछ आना नहीं है, तो यहाँ पे ये ए की तरह काम करेगा और ये एक्स की तरह काम करेगा, और ये डी टी क्या टी की एक्स की तरह काम करेगा टी। तो आई एम बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई, और इंटीग्रेशन बेहतर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है और आप स्टूडेंट हैं बायोलॉजी के, दैट मीन्स यू विल हैव टू अपीयर फॉर द नीट एग्जामिनेशन, देन आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें आईएससी सीबीएसई नीट जेई में आने वाले बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। साइन ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा, यहाँ ए की तरह काम करेगा, अपॉन ओमेगा। इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ओमेगा टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई। अब तरीका क्या है, पहले ये वाली ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, यही तो होगा ना। और कहाँ रखना है, जिसका ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें, टी। तो कितना आएगा, माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह क्या रखना होगा, पाई बाई ओमेगा, ठीक, अपॉन ओमेगा तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब माइनस लगा के, यहाँ पे माइनस लगा के क्या लिखेंगे, कॉस 0 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 अपॉन ओमेगा। तो आपको फाइनली यहाँ से आई एम की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई। और देखिए कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1, और माइनस माइनस यहाँ से क्या कर, कॉस ऑफ पाई कॉस 180 कितना होता है, -1, और यहाँ से पूरा -1 निकला, इससे मल्टीप्लाई हो गया +1, तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन ओमेगा। इट विल कम 2 अपॉन ओमेगा। यू कैन कैंसिल इट आउट। तो आपका जो आई एम की वैल्यू आएगी वो 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट। 2 की वैल्यू एज इट इज़ रख दो, पाई की जगह रखो 3.141, और टाइम्स ऑफ आई नॉट। इतना फ़िलहाल आप लोग नोट करें। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो यहाँ से आपको ये बात 100% कन्फर्म हो जाएगी कि आई एम क्या है, 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। बिल्कुल सेम यही काम हम लोग करेंगे वोल्टेज के साथ। तो देखिए हमें बहरहाल मिला क्या, हमें मिला कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू है वो आई एम बराबर मिला 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो अगर इसको हम ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर हम ये कवर करें कि आई एम इज इक्वल टू 63.7% ऑफ आई नॉट। इसी तरह से अगर हम ईएमएफ की बात करें, मीन या एवरेज ईएमएफ की, तो ये क्या आएगा 0.637 टाइम्स ऑफ ई नॉट। और अगर हम मीन वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज की बात करें तो 0.637 टाइम्स ऑफ वी नॉट। इसे नोट कर लें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ
ऑफ ईएमएफ वोल्टेज एंड करंट। तो देखिए भाई, रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग करंट की बात करते हैं तो मीन का मतलब होता है सबका एवरेज, रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में IRMS कॉमा VRMS कॉमा ERMS किया जाता है, ठीक है। अब अगर हमें IRMS चाहिए तो बेसिकली हमारे पास जो बेसिक रूल है, रूट है, ठीक, नाम में क्या है, रूट। मीन मतलब क्या है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देते हो। स्क्वायर्स का एवरेज निकालना है, ये बात आपको गौर करनी होगी। मतलब I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, IN स्क्वायर। ये है मतलब रूट, नीचे n डिवाइडेड है सारे पैरामीटर को जितने थे, डिवाइड बाय n, रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर्स का मीन निकालो और उसको रूट में कर दो। तो देखो तरीका क्या होता है कि अगर हम इधर स्क्वायर कर दें तो आपका IRMS का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे, IN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। और इसी को लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल लेते हैं 1/t और 0 से लेके t तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर dt। देखिए करंट का स्क्वायर एकदम एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। अब हमने पढ़ रखा है कि सिंस I बराबर होता है आपका I0 साइन ओमेगा टी, ठीक, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ उठा के रख देनी है। और हमने क्या पढ़ा है, t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। पुटिंग इन, मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशंस, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशंस। तो हमें ये फाइनली क्या मिल जाएगा भाई, ज़रा देखें। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, IRMS का स्क्वायर, इधर स्क्वायर रखे हैं, बाद में जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट कर देंगे, इक्वल टू कितना आएगा, 1/t की जगह क्या रखना है, 2π/ओमेगा, और 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, t की जगह क्या रखेंगे, 2π/ओमेगा, और I की जगह क्या रखेंगे, I0 साइन ओमेगा t dt, ठीक। तो यहाँ आएगा IRMS का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा पलट के ऊपर जाएगा, ओमेगा/2π, और 0 से लेके 2π/ओमेगा, और यहाँ इसका स्क्वायर है ना, देखिए I जो भी है उसका यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो ये था तो इसका स्क्वायर करके रख दिया, dt एज इट इज रख दिया। तो यहाँ आएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे IRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा/2π और 0 से 2π/ओमेगा। और देखिए I0 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। मैक्सिमम कहाँ तक जाना है ग्राफ को, ये ग्राफ आप समझेंगे तो ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, फिक्स है ऑल द टाइम। आगे भी आप पोर्शन लोगे तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू तो अल्टरनेटिंग करंट में, करंट हो, वोल्टेज हो, EMF हो, तीनों की फिक्स होती है। ये हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब अगर आपने हल्का सा भी इंटीग्रेशन अगर आप याद कर सकते हो तो याद करो, साइन स्क्वायर को कैसे डील करते हैं, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, खास करके जब इंटीग्रेशन करना होता है। बेसिकली ये लिमिट्स को हम आसानी के लिए अलग से लिख लेंगे, वो बाद में रखेंगे जब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर टी, अगर आप याद कर सकें, इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर आप याद करें तो इंटीग्रेशन में जो हम लोग करते थे, या आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो ज़रूर किया होगा इस चीज़ को, कि जैसे हमने पढ़ा है ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया और cos 2 थीटा उधर चला गया, कितना आएगा, 1 - cos ऑफ 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाता है, 1 - cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, तो ओमेगा में जो यहाँ पे है, जो यहाँ है वो यहाँ रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - cos ऑफ 2, और थीटा की जगह यहाँ क्या है, ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये रख देंगे, क्या रखेंगे, 1 - cos ऑफ 2 ओमेगा टी एंड द होल इज डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरा अंदर इंटीग्रेट होगा। अभी इसमें टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, आसान है, ठीक है।
अब देखिए हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और हमें IRMS की जो वैल्यू मिलेगी, IRMS का होल स्क्वायर, वो मिलेगा आपको ओमेगा टाइम्स आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन बाहर एज इट इज़ लगा रहने दीजिए, 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा तक। एक इंटीग्रेशन हमको करना है 1/2 dt का, माइनस एक इंटीग्रेशन करना है कॉस ऑफ 2 ओमेगा t dt, और होल डिवाइड 1/2। भाई ये बीच से जब स्प्लिट होगा तो एक आएगा 1/2 और एक आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा 2/2, ठीक, कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 आएगा, ठीक, ये हो गया। तो हमें यहाँ से IRMS का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा ओमेगा टाइम्स आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई। यहाँ पे ये अपर लिमिट अपर पोर्शन में रखी है, लोअर लिमिट लोअर पोर्शन में रखी है, तो यहाँ 1/2 बाहर आएगा, dt का क्या आएगा t, तो यहाँ कितना आ जाएगा t/2, ये वाला, माइनस cos 2 ओमेगा t कितना आएगा, ये आएगा sin 2 ओमेगा t, ये आएगा sin 2 ओमेगा t, और अंदर इसको फिर से डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डालते हैं, ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 ओमेगा t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, इतना होगा, ठीक। अब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखना है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और माइनस लगा के ये रखना है। अब एक बात आप समझिए, आपको IRMS का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा ओमेगा टाइम्स आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब देखिए इसमें दो पोर्शन होगा बेसिकली, एक तो t/2, t की जगह क्या रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, या ओमेगा नीचे ले लो, t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा ये हो गया, माइनस साइन 2 ओमेगा, और t की जगह क्या रखना है 2 पाई अपॉन ओमेगा होल डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा के एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ 0 की जगह t की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0 हो गया, माइनस 2 × 0, 0 आएगा, तो ओवरऑल पूरा 0 हो गया इधर। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। ये ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए हमको फाइनली देखिए यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो गया, साइन ऑफ 2 पाई, 2 × 2 पाई 4 पाई हो गया। याद रखिएगा साइन ऑफ n पाई, n अगर इंटीजर है मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, एनी नंबर ऑफ पाई, बट n शुड बी योर इंटीजर, तो ये आंसर आता है 0। तो ये भी आपका पूरा 0 हो गया, ये तो 0 था ही। तो आपको फाइनली IRMS मिला कितना, ये हमारा मेन इश्यू है। IRMS नहीं मिला यहाँ पे, IRMS का स्क्वायर मिला बेसिकली। क्या मिला, ओमेगा टाइम्स आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा नहीं 2 ओमेगा, ठीक। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो आपको IRMS का होल स्क्वायर मिलेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। कितना आसान रिजल्ट आ गया। तो आपको जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो IRMS बराबर कितना मिल जाएगा, रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन √2, बेसिक मैथमेटिक्स थ्योरम है। तो IRMS बराबर आपको क्या मिल गया भाई, आई नॉट अपॉन √2। ये चीज़ आपको समझने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेम प्रोसेस फॉलो करके आप ERMS निकाल सकते हो। क्या होगा, E0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E डिवाइड बाई √2। और अगर हम VRMS की बात करें तो ये क्या होगा, V0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने जनरेशन ऑफ पहले तो जाना कि ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर हमने जाना कि मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है, फिर हमने जाना कि आपका क्या था ये, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या RMS वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज एंड EMF। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बहुत सारी बेसिक चीज़ें जिनकी हम समरी आज रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मीन वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज एंड ईएमएफ। ये आया था 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। और हमने पढ़ा था IRMS, जो पढ़ा था वो था I0 अपॉन √2। तो इसी तरह से EMF वोल्टेज को भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू। और VRMS हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V0 पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली 6 तरह के सर्किट्स के बारे में। सबसे पहला सर्किट होगा हमारा, पहला सर्किट आपका कहलाएगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट हो। दैट सर्किट विल बी कॉल्ड एज योर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट को हम लोग बनाएंगे कैसे? जैसे मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। और AC सोर्स को दिखाने का तरीका ये है, और यहाँ पे ये है। और AC सोर्स आपका क्या होगा? वोल्टेज होगा, जो कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। एक चीज़ हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं कि हमें वोल्टेज को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। V इज इक्वल्स टू होता है V0 साइन ओमेगा टी, और अब I बराबर क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, इतनी बात हमें समझनी है। तो एक बात सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, एक चीज़ होता है लीडिंग और एक चीज़ होता है लैगिंग। लीडिंग का मतलब होता है आगे चलना, जो कि आप कॉमन इंग्लिश में समझते हो। लीडिंग मतलब लीड करना, मतलब क्या? आगे चलना। और लैग करना मतलब लैगिंग मतलब पीछे चलना। ठीक है। तो इसमें करंट और वोल्टेज क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। करंट एंड voltages are in same phase। मतलब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपका क्या है? ओमेगा टी है, और ये आपका मान लो ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, और ये आपका वोल्टेज है। तो जहाँ से आपका वोल्टेज ले लो या करंट ले लो, ये मान लो आपका वोल्टेज है, इसी के साथ ही शुरू होगा आपका करंट। भले ही इनकी पीक वैल्यूज़ अलग अलग हों, लेकिन इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। तो ये आपका वोल्टेज है और ये आपका क्या है? करंट है। इनके बीच में कोई हमें फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो हमारा सिंपल तो फॉर्मूला है, I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? I0 साइन ओमेगा टी। इनका बेसिकली वोल्टेज का फेज़ क्या है? ओमेगा टी, और I का फेज़ क्या है? ओमेगा टी। तो मतलब दोनों ही ओमेगा टी पे हैं, तो मतलब क्या है? दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है, ये आपका क्या है? ये है V0 है, ये V है, और ये आपका I है, और दोनों ही बेस वाली एक्सिस से कितना है? ओमेगा टी फेस में, और आपस का फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा? इनका 0 हो जाएगा इफ़ दे आर लाइंग ऑन द सेम एक्सिस। इतना है। ओके। अब यहाँ पे हमें करंट निकालना होगा, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई R। अब V की वैल्यू क्या होगी? V0 साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय R। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसे नोट करें आप लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें क्या होगा? सर्किट में हमारे क्या होगा? वोल्टेज इनपुट एज इट इज V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? VR इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला है बेसिक, ठीक। और इसका इंडक्टेंस क्या है?
L है। इसमें हम ज़रा जी थोड़ा सा जानेंगे ग्राफ से इसको। पहली बात तो ये कि यहाँ पे करंट I, इसको करंट कहते हैं हम लोग यहाँ पे, लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस। करंट वोल्टेज से π/2 रेडियंस पीछे चलता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज करंट से π/2 रेडियंस आगे चलता है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ये आपका करंट एक्सिस करंट वाला है, ये आपका वोल्टेज है, ठीक। और इसको अगर हम समझें कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस क्या होगा, ये होगा I टाइम्स XL। याद रखिएगा इंडक्टेंस जो है बेसिकली वो एक तरह से डायरेक्टली खुद उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। उसकी वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू इज़ नॉट द रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये एग्जैक्टली खुद रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जो एक तरह से ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जो वोल्टेज ड्रॉप कराता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो बेसिकली XL होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि आपका XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और ये ओमेगा को लिख सकते हो 2πfL, ठीक है। इतना आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब इसको अगर हम इस तरह से समझें तो हमारा करंट कहाँ है, पीछे जा रहा है I, और हमारा वोल्टेज इससे कितना आगे है, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें करंट का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी लाइक I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे करंट के इक्वेशन में हमारा ये जो फेज़ है वो कितना है, π/2 रेडियंस पीछे है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए फिलहाल आप। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई हैं। ये पॉइंट है आपका I0 का, मतलब ये I वाला ग्राफ है, और ये है आपका, ये पॉइंट है आपका V0 का, जो कि आपका ये V वाला ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है करंट लैग कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। अच्छा देखिए, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हमने क्या पढ़ा, करंट से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, और रेजिस्टेंस क्या है, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो IR, अगर रेजिस्टेंस है तो IR, और अगर इंडक्टेंस है मान लीजिए सर्किट में केवल, तो इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस। क्या रेजिस्टेंस ऑफर करता है, XL के बराबर, डायरेक्टली L के बराबर नहीं, ठीक है। इसे आप लोग जल्दी से नोट करें। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा तीसरे टाइप का सर्किट। इसमें ये चीज़ तो याद हो गई ना भाई कि इंडक्टिव सर्किट में हमारा करंट पीछे चलता है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज आगे चलेगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, याद रखिएगा। अच्छा जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C, और वोल्टेज इनपुट एज इट इज़ हमेशा सब सर्किट में सेम रहेगा, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। ओके, यहाँ पे क्या होगा, करंट लीड कर जाएगा, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय
π/2 रेडियंस। अगर करंट लीड कर रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज लैग कर रहा होगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I = I0 sin ω t प्लस π/2। देख लीजिए, इनिशियल फेज था उससे π/2 आगे चल रहा है। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें इसको तो ये मान लीजिए आपका क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ से 90 डिग्री फेज पे वोल्टेज तो ऑलरेडी ओमेगा टी पे है ही है, तो यहाँ से 90 डिग्री पे क्या चल रहा है आपका I। इसको यहाँ टच करा होगा तो ये आपका I0 बनेगा, इसको यहाँ टच करा होगा तो V0 बनेगा। ग्राफ में बस क्या करना है आपको, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है साइनसॉइडल और कोसाइन वाला, उसमें उल्टा कर देना है। साइन वाले वो कॉस का, सॉरी जो ऊपर थे मैक्सिमम पॉइंट से बहरहाल रिवर्ट कर देना है। I वाले को V कर देना है, V वाले को I कर देना है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस VC, वो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा बेसिकली वो C के बराबर नहीं होगा। कैपेसिटेंस तो एक टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे होगा जैसे इंडक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस हो रहा था, वैसे ही आपका कैपेसिटेंस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, जिसको हम लोग XC के नाम से जानेंगे। XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और XC की आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ωc। इसको हम लोग कहते हैं 1/ω क्या होता है आपका 2πf, और यहाँ पे C एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो। ये आपका तीसरा पोर्शन है, इसे जल्दी से आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मिक्स्ड सर्किट पढ़ेंगे। मिक्स्ड सर्किट में क्या होगा ये आप लोग अभी जान जाओगे। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ आप लोग हेडिंग डाल सकते हो। नेक्स्ट सर्किट है आपका, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट की शुरुआत होगी। पहली बात तो हम यहाँ पे ये कर लें कि रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज क्या होंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। और हम इंडक्टिव की बात करें तो वोल्टेज लीड करेगा, या कहें करंट लैग करेगा। वोल्टेज लीड्स, ऑब्वियसली एक चीज़ लिख दिया, दूसरा लैग करेगा ही करेगा। अगर एक लीड है दूसरा लैग है। कैपेसिटिव में क्या है, करंट लीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज लैग कर रहा है। तो पहला हमारा सर्किट जो मिक्स में आता है, सीरीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, हम सिर्फ सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला होगा LR सर्किट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया, एक इंडक्टेंस बना दिया L और एक हमने रेजिस्टेंस बना दिया R, ठीक। और यहाँ पे हमने एक सेम एज यूजुअल, ये किसी में नहीं बदलने वाला, V = V0 sin ω t बना दिया हमने, ठीक। तो भाई एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा होगा VL, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L, और एक यहाँ हो रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बना के रिजल्टेंट निकालेंगे बेसिकली। तो देखिए, हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टेंस इज I टाइम्स XL, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू कैपेसिटेंस इज I टाइम्स XC, और वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस इज I टाइम्स R, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल कह सकते हो। इसमें क्या होगा आप लोग ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव या रेजिस्टेंस में जब करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो बेस में हमेशा अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो याद रखिएगा बेस वाली जगह रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप के लिए फिक्स कर देनी है। अब फिर हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, जैसे मान लो नीचे की तरफ करते हैं इसको, नीचे क्या होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है और रेजिस्टिव सर्किट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। तो किसकी प्रॉपर्टी काम आएगी यहाँ पे, इंडक्टिव वाली। तो इस सर्किट में करंट क्या करेगा,
यहाँ पे करंट लैग करेगा। भाई रेजिस्टेंस में तो कोई मतलब है नहीं, करंट लैग्स या कह सकते हो, और वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसके पीछे यहाँ VL होगा, तो इन दोनों के बीच से एक वो जाएगा, यहाँ पे फाई बना लो, फाई इसी को बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, पावर फैक्टर से रिलेट करेंगे, फेस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है आपका, ये है आपका V। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया आपका VL, ये वेक्टर फॉर्म दे दो, इसको वेक्टर दे दो, इसको वेक्टर दे दो, इसको देखिए VR और ये VL दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जब लगाएंगे तो क्या आएगा आप बताइए, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, क्या आएगा, V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक, इतना करेंगे आप। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का निकालेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए इंडक्टेंस L के बराबर रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता और कैपेसिटेंस C के बराबर का रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता। इंडक्टेंस ऑफर करता है XL रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफर करता है XC रेजिस्टेंस, रुकावट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना कि नेट वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ इस तरह के AC सर्किट में V बराबर आपका होगा IZ, और Z आपका रेजिस्टेंस ना होके इम्पीडेंस होगा। क्या कहलाएगा ये, इम्पीडेंस कहलाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिख दें V बराबर IZ, तो IZ का स्क्वायर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, IR का स्क्वायर, और प्लस वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टेंस क्या होगा, IXL का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा I स्क्वायर Z स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा I स्क्वायर Z स्क्वायर, और यहाँ से I स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, अंडर ब्रैकेट इनसाइड ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ से भी I कॉमन ले लिया, I स्क्वायर, तो I स्क्वायर था I स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आपको Z बराबर कितना मिलेगा जरा बताइए, Z बराबर आपको मिलेगा, ये तो इक्वेशन लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये हर सर्किट में काम आएगी। ठीक है, Z स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इम्पीडेंस कितना मिल जाएगा LR सर्किट का, Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक, इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे अपने चौथे सर्किट के बारे में। चौथा नहीं है, ये पांचवा सर्किट है, इसके जस्ट पहले वाला LR सर्किट चौथा सर्किट था। अब हम लोग पढ़ेंगे CR सर्किट, मतलब कैपेसिटिव प्लस रेजिस्टिव सर्किट। मतलब हमारे पास ये एक सर्किट होगा और इसमें एक कैपेसिटेंस लगा होगा और एक रेजिस्टेंस लगा होगा, सीरीज़ में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा t। ठीक, यहाँ पे R है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR। देखिए वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर से हमें एक सर्किट बनाना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा CR सर्किट के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करता है, और रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं लीड लैग से, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ किसकी प्रॉपर्टी आगे आएगी, कैपेसिटेंस की। तो यहाँ क्या होगा, करंट लीड्स, करंट लीड करेगा। ठीक, तो हमने क्या बताया है, सर्किट में अगर रेजिस्टेंस कहीं पे भी है, रेजिस्टेंस है तो बेस वाला प्लेटफॉर्म उसके लिए, उसके वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिजर्व कर दो। ठीक, अब क्या होगा, अब होगा ये कि परपेंडिकुलर में क्या होगा आपका VC, बीच से इनका क्या जाएगा, फाई एंगल पे इनका जाएगा V जाएगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में अलाउड होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो ये VC है तो ये भी आपका VC होगा। इसमें लगा लो पाइथागोरस, क्या होगा, V का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या बताया है, V बराबर IZ होता है, तो यहाँ पे लिख दो V बराबर IZ, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और VR क्या होगा, IR का होल स्क्वायर, VC क्या होगा, IXC का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा, I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, I स्क्वायर थे I स्क्वायर कैंसिल,
जेड स्क्वायर बराबर आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना फ़िलहाल आप लोग नोट करें। यहाँ से हम बहुत सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि पावर फैक्टर क्या होगा तो जैसे चलिए इसको तो बाद में सर्किट में हम जब पूरी समरी बताएंगे तब आप लोग कर सकते हो। tan फाई अगर निकालना हो क्या होगा, tan फाई परपेंडिकुलर, ये फाई है तो ये परपेंडिकुलर वी सी अपॉन वी आर। तो tan फाई वी सी कितना होगा आई टाइम्स एक्स सी और वी आर कितना होगा आई टाइम्स आर। आई से आई कैंसिल, तो आपको यहाँ पे फाइनली tan फाई कितना मिल जाएगा, एक्स सी अपॉन आर। और एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी और आर यहाँ लगा हुआ है, या लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी आर। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट करने से। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सीरीज़ एलसीआर सर्किट क्या होगा, और फिर हम इनको तीनों को समराइज़ कर देते हैं कि इनका इम्पीडेंस tan फाई cos फाई कैसे निकालते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना आप लोग अगर समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डालिए, जब तक हम रफ कर रहे हैं हेडिंग डालिए कि सीरीज़ एलसीआर सर्किट, सीरीज़ एलसीआर सर्किट मतलब अब ऐसा सर्किट आएगा आपके सामने जिसमें तीनों होंगे। मतलब आपका एक इंडक्टेंस भी होगा, एक आपका कैपेसिटेंस भी होगा, एक आपका रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक, और ये इनपुट वोल्टेज एज इट इज़ होगा, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये होगा आपका L, ये होगा आपका C, ये होगा R। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL और कैपेसिटेंस के अक्रॉस VC और रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR। ठीक, यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हमें पहले बात तो सर्किट बनाते हैं, देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है तो बेस वाली जगह उसके वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिजर्व कर दीजिए। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इंडक्टिव भी है और कैपेसिटिव भी है। तो इंडक्टेंस में आपके इंडक्टेंस में करंट लैगिंग होता है और कैपेसिटेंस में करंट लीडिंग होता है। तो अब इस सर्किट में दोनों ही सीरीज में आ चुके हैं, तो कहाँ पे करंट लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, तो यहाँ पे ये देखना है जिसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा करंट की प्रॉपर्टी भी वही होगी। अगर मान लो आपका इसका एल का रिएक्टेंस ज़्यादा है तो इसकी प्रॉपर्टी सामने आएगी, मतलब करंट लैग करेगा। ठीक है, अगर इसका ज़्यादा है तो करंट लीड करेगा। तो यहाँ पे दोनों आ जाए, एल और सी दोनों आ जाए, तो यहाँ पे दोनों का बेसिकली डिफरेंस ले लिया जाता है, VL डिफरेंस ऑफ VC। ठीक, अब इनका रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाता है, पता है आपको क्या आएगा यहाँ पे V, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, क्या आएगा VL डिफरेंस ऑफ VC। यहाँ पे लगा दिया हमने 5, सिंपल पाइथागोरस लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस ऑफ VC का होल स्क्वायर। डिफरेंस मतलब जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटाना होता है। तो VR कितना होगा, V कितना होगा IZ, इसका होल स्क्वायर कर दो। VR कितना होगा IR, इसका होल स्क्वायर कर दो। और VL कैसा होगा IXL डिफरेंस ऑफ VC कितना होगा IXC, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में I स्क्वायर Z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे XL डिफरेंस ऑफ XC, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस यहाँ से जब I बाहर लेंगे तो स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो I स्क्वायर बाहर लिया और यहाँ पे कितना आएगा XL, स्मॉल लेटर का X लिख दिया मैंने, XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से अब I स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो I स्क्वायर Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका I स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। तो यू ऑल कैन सी कि यहाँ से I स्क्वायर
कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनली मिला z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो z बराबर कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको इम्पिडेंस की वैल्यू मिल गई। अब इस ट्राइंगल से बहुत सारी डिटेल्स पाई जा सकती हैं। वो होगा tan फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब VL, डिफरेंस का साइन मैंने गलती से ऊपर लगा दिया, VL डिफरेंस ऑफ VC होल डिवाइडेड बाय VR। ठीक, VL कितना होता है आपका, VL होता है I टाइम्स XL, डिफरेंस ऑफ VC कितना होता है I टाइम्स XC, और VR कितना होता है I टाइम्स R। देखिए I कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से, तो यहाँ से आपका tan फाई जो मिलेगा, I कॉमन ले लीजिए, I XL डिफरेंस ऑफ XC होल डिवाइडेड बाय IR, तो मिल जाएगा XL डिफरेंस ऑफ XC होल डिवाइडेड बाय R। तो सर्किट में अगर आपको ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना आता है तो आप कई सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इतना नोट करिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने अल्टरनेटिंग करंट के मेजर पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम ऐसी टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से जो 6 बेसिक तरीके के सर्किट्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उनके सारे पैरामीटर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंपल ट्रायंगल मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 3-4 चीज़ें हैं जो फिर से लिख लेंगे, जैसे कि आपका ये है करंट I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, और आपका वोल्टेज होता है V0, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और हमने पढ़ा कि IRMS इज इक्वल्स टू होता है I0 बाई √2, और आपका VRMS ये होता है V0 अपॉन √2। ठीक है, अब देखिए हमने 6 तरह के सर्किट्स पढ़े। अगर हम लोग देखें सबको इंडिविजुअली, सर्किट्स हमारे पास 6 तरह के हैं। एक तो प्योरली R सर्किट, दूसरा हमारा प्योरली L सर्किट, और तीसरा हमारा प्योरली C सर्किट। R में क्या है, फाई फेज डिफरेंस, या कह सकते हो यहाँ पे अगर इस तरह लिखें V एंड I इन सेम फेज, और L सर्किट में आपका V लीड करता है और C सर्किट में आपका I लीड करता है। फिर हम लोग बात करेंगे LR सर्किट के बारे में, फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे CR सर्किट के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे LCR सर्किट के बारे में, और ये तीनों ही सर्किट्स जो हैं इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमने एक ट्रायंगल मेथड पढ़ा था जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी इन 6 सर्किट में से किसी भी चीज़ का हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं जो चीज़ हमें चाहिए हो, जैसे कि आपका इम्पिडेंस हो गया, आपका पावर फैक्टर हो गया, आपका फेज हो गया। तो सबसे पहली बात, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं। तो इन सब डिटेल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग, ताकि बोर्ड में थोड़ा जगह मिल जाए तो हम लोग और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकें। चलिए तो सब बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि कई सारे सर्किट्स कवर हो जाए। एक देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक, याद रखिएगा ये किसके लिए है, LR सर्किट के लिए, CR सर्किट के लिए और LCR सर्किट के लिए। ये बात आप लोग याद रखिएगा। याद रखिए तीनों में ही देखिए R है, रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस हमेशा आपको बेस में रखना है। ठीक है, इसमें ये चीज़ देखनी है। दूसरा कि परपेंडिकुलर में, देखिए ये परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज लीडिंग होता है, करंट लैगिंग होता है, VL। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस परपेंडिकुलर को सेम कंसीडर करते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो VC के केस में यहाँ VC नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझने के लिए, यहाँ पे VC होगा तो VC, या
दोनों होगा तो VL और VC का डिफरेंस। यहाँ से हमारा क्या जाएगा, फाई एंगल पे आपका रिजल्टेंट वोल्टेज जाएगा। तो इनकी जब पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे वेक्टर की तरह, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर VL है तो VL आएगा, VC है तो VC आएगा, और दोनों है तो VL डिफरेंस ऑफ VC आएगा। ठीक है, अच्छा ये कर देंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना हो इम्पीडेंस। देखिए अगर LR सर्किट की बात करेंगे तो रूट के अंदर याद रखिएगा हमेशा ZR² आएगा प्लस XL आएगा, XL²। अगर C है तो C का स्क्वायर, और दोनों है तो दोनों का डिफरेंस। तो इसके अंदर क्या आएगा, रूट में R² प्लस XC², और फिर LCR के लिए रूट के अंदर R² प्लस, जहाँ पे भी इंडक्टर और कैपेसिटर साथ में आ जाए वहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस का मतलब जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा प्योरली रेजिस्टिव की बात करें अगर, तो हमारा Z बराबर R होता है प्योरली रेजिस्टिव के लिए, प्योरली रेजिस्टिव, और Z बराबर XL होता है प्योरली इंडक्टिव, और Z बराबर XC होता है प्योरली कैपेसिटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। अब देखिए इस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि सिंस V बराबर क्या होता है आपका IZ। ठीक, अब अगर हम लोग cos फाई के बारे में जाने तो cos फाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। अगर हम इस ट्रायंगल से cos फाई निकालना चाहें तो क्या होगा, हमेशा cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका VR अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है V। तो VR क्या आएगा, देखिए तीनों तरह के सर्किट के बारे में बात हो रही है, LR, CR और LCR। तो ये बेस तो सब में VR ही रहेगा और ये भी सब में वही रहेगा। तो VR क्या होगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर IR, और V बराबर क्या हो जाएगा आपका IZ। तो आपको यहाँ से cos फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R/Z। अब Z की तीन पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। एक तो क्या है, अंडर रूट में R² प्लस XL²। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अंडर रूट में R² प्लस XC²। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अंडर रूट में R² प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। यहाँ से तो cos फाई निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग अगली चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ योर tan फाई। ये किसके लिए है, LR के लिए। ठीक, समझिएगा है tan फाई। tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर LR सर्किट की बात करेंगे तो VL अपॉन VR आएगा, यहाँ पे आएगा VL अपॉन VR, और VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, I टाइम्स XL, IXL, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर क्या होता है, IR। तो ये मिल जाएगा आपका XL अपॉन R, या यहाँ से लिख सकते हैं कि tan फाई बराबर XL क्या होता है, ओमेगा L अपॉन R। अगर हम CR सर्किट की बात करें तो tan फाई के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे VL की जगह VC, और बेस वाला सबका सेम है तो VR हो जाएगा। VC कितना होगा, I टाइम्स XC अपॉन I टाइम्स R। तो I कट गया, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, R यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम LCR सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारा tan फाई हो जाएगा VL डिफरेंस ऑफ VC अपॉन VR। तो VL क्या हो जाएगा IXL, और VC क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ IXC अपॉन IR। तो यहाँ से I कॉमन लेके कट जाएगा, तो tan फाई LCR के केस में क्या मिल जाएगा आपको, XL डिफरेंस ऑफ XC अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से XL क्या होता है ओमेगा L, और XC क्या होता है, डिफरेंस ले लो, XC होगा 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो यहाँ से हमने tan फाई भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो एक सर्किट को समराइज करके आप कितनी आसानी से सारी चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हो, ये बेसिकली ट्रिक है। तो इसे आप लोग फिलहाल नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना, रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में।
दो तरह की होती है, एक लीनियर और एक होती है एंगुलर। दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट है, ये L हो गया आपका और ये आपका C हो गया और ये आपका R हो गया, ठीक। और हमारे पास AC सोर्स एज इट इज़ है जो कि हर सर्किट में रहा है, तो V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक। अब देखिए अगर हम इसका इम्पिडेंस लिखें, क्या लिखें, अगर हम इसका इम्पिडेंस लिखें तो Z बराबर कितना आएगा, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, एट रेजोनेंस के वक्त, अगर आपको एक चीज़ याद हो, रेजोनेंस जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो होता क्या है कि रेजोनेंस इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन in which the frequency of the vibrating object matches with the frequency of the applied force matches with the natural frequency of the object or becomes integral multiple of that। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे आप फील करोगे। तो रेजोनेंस के वक्त होता क्या है कि आपका XL और XC का डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, या यहाँ से ये कंक्लूड करें कि XL बराबर क्या हो जाता है, आपका XC हो जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। तो इस सिचुएशन में हमारा Z बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया या दोनों बराबर हो गए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों बराबर तब भी जीरो आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे जीरो हो गया तो Z बराबर कितना हो जाएगा, तो सर्किट विल बिहेव लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस। लेकिन रेजोनेंस करने की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से निकालेंगे। XL बराबर XC है ना, तो हमने क्या पढ़ रखा है कि XL बराबर XC है, तो यहाँ पे लिखेंगे XL क्या है आपका, ओमेगा L है, और XC क्या है, 1 ओमेगा C है। तो ओमेगा को इस साइड ले जाएंगे और L को नीचे भेज देंगे, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 LC। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओमेगा, यहाँ पे छोटा सा R लगा देंगे ताकि ये पता चले कि दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, LCR सर्किट। ओमेगा छोटा सा R, तो ये यहाँ से आएगा, इतना आ जाएगा LC। ये तो आपकी क्या है, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर लीनियर निकालना हो तो आपको पता होगा कि सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई f, तो ओमेगा की जगह 2 पाई f लिख दें, तो 2 पाई, तो ये तो कांस्टेंट है, f की जगह अगर हम छोटा सा r लगा दें ताकि ये पता चले कि ये एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये बराबर कितना है, 1/√ में LC। तो FR या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2 पाई √ में LC। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लें, फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर्स इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है पावर्स या पावर इन एन AC सर्किट। AC सर्किट में पावर क्या है, तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें, PAVG, तो ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। याद रखिएगा आपका cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, जो कि हर सर्किट के लिए सेम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन हाँ Z वेरी कर सकता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला सबका सेम होता है, बेस फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, R/Z। और Z के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, फिर से बता देते हैं। R सर्किट के लिए, सर्किट में केवल अगर R एलिमेंट है तो Z बराबर R होगा, और अगर इंडक्टर है केवल तो Z बराबर XL होगा, और कैपेसिटर है केवल तो Z बराबर XC होगा, और अगर LR है तो Z बराबर क्या होगा, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और अगर CR सर्किट है तो रूट के अंदर क्या होगा, R स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में XC स्क्वायर हो जाएगा। और अगर LCR है तो क्या होगा, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। तो देखिए cos फाई निकालना भी कितना आसान है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आप लोग इतना नोट करिए, मिलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।